क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन 25 जुलाई इवनिंग शिफ्ट में। सवाल पढ़ लेते हैं। वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट ऑफ 12 मीटर इन अ टैंक हैविंग वर्टिकल साइड वॉल्स। तो ये वर्टिकल साइड वॉल्स वाला एक कंटेनर है जिसमें 12 मीटर तक पानी भर दिया जाता है। यहां तक पानी भर दिया 12 मीटर तक। मान लेता हूं कि कैपिटल H के बराबर है। A hole is made in one of the walls at depth h below the water level. Water level से कुछ डेप्थ नीचे, which is depth h, हम एक होल कर देते हैं। The value of h for which the emerging stream of water strikes the ground at the maximum range. तो ये h की वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। मैं चाहूं इसकी h की वैल्यू को रख सकता हूं 0.1 सेंटीमीटर, मैं इसको रख सकता हूं 1 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर। तो अलग अलग हाइट होने से, डेप्थ होने से जो वाटर यहां से निकलेगा एक पर्टिकुलर इसी इंस्टेंट पे, उसका रेंज अलग अलग हो सकता है। सर ऐसे कैसे कैसे कह दिया आपने कि रेंज अलग अलग हो जाएगा, हमको बताओ कि क्यों रेंज अलग होगा। अच्छा, मैं टॉरिसेली थ्योरम यहां पे मान रहा हूं कि एप्लीकेबल हो रही है। तो स्पीड, जिस स्पीड से लिक्विड यहां निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू √2gh, सब मानते हैं। और जो मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूले हमने पढ़े थे तो वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। मास यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगा। मैं पानी के बूंद के लिए लगा रहा हूं फॉर्मूले काइनेमेटिक्स वाले, चाहे मैं किसी पत्थर के लिए फॉर्मूले लगा रहा हूं। तो ये हाइट जो है ग्राउंड से इसकी हो जाती है h माइनस h के बराबर। तो आपको ये रेंज जो मिलने वाली है r, दैट वुड बी इक्वल टू r इज इक्वल टू u इंटू √2h/g। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इसकी स्पीड है √2gh और 2 इंटू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज h माइनस h डिवाइडेड बाई g। अब ये जो स्क्वायर रूट में लिखे हुए क्वांटिटीज, इनको आप अंदर ले लीजिए। सो 2gh और ये 2 टाइम्स h माइनस h और डिवाइडेड बाई g। तो यहां से g कैंसिल आउट हो जाता है, आपको मिल जाता है 4 टाइम्स h इंटू h माइनस h। अब आप चाहते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये मैक्सिमम हो जाए, तो आपको इसे, इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमम करना होगा। ये एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा है कि आपने कैपिटल H के 2 टुकड़े करे हों, एक H है और दूसरा टुकड़ा H माइनस H है। तो हमें किसी क्वांटिटी के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम करना हो। ऐसे टुकड़े किसी क्वांटिटी के जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम करना हो तो आप आधे आधे उनका टुकड़ा कर सकते हैं। आधा आधा उनका टुकड़ा कर दीजिए, h/2 कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और नहीं आप भरोसा करते हैं तो आप इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमम मिनिमम वाली टेक्निक से डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देते हैं। तो आपको स्मॉल h की वैल्यू जो है वो कैपिटल h/2 के बराबर आती है। और ये रिजल्ट जो है आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जितना पानी का लेवल है, उस पानी के लेवल की आधा जो हाइट पर, आधा डेप्थ पर आप एक होल करेंगे तो मैक्सिमम रेंज आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड ये ग्राउंड पे रखा हो। सारी जो चीजें हैं हम ग्राउंड से मेजर कर रहे हो। ठीक है, आता ऐसे है, इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट कर देंगे, स्मॉल h की वैल्यू h/2 के बराबर आती है। चाहे आप ऐसे याद रख सकते हैं, किसी क्वांटिटी के 2 हिस्से करे जाएं तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम, दोनों हिस्सों का जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम तभी आएगा जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7 अक्टूबर से, जो कि 7 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है। ठीक है बच्चों, डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स है इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और NKC सर लाइव कोड डालना ना भूलें, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। जैसे कि 1 से लेके 10 तक आपके पास 10 नंबर हैं, उनमें मान लीजिए आपके पास 10 है, 10 को आज ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है जिससे इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए। तो आप कुछ भी कर लीजिए,
आप 25 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं ला सकते हैं, 25 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं ला सकते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्ट उन दोनों डिविजन्स का 25 ही हो सकता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, यहाँ का आंसर कितना हो जाएगा? 12/6, 12/2 इस 6 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो 2 बार पूछा गया है। ये सवाल कुछ ही सवाल ऐसे हैं जो 2021 का जो 3rd फेज हुआ था जुलाई वाला, उसमें 20 जुलाई को मॉर्निंग में भी पूछा गया था और 20 जुलाई को इवनिंग में भी पूछा गया था सेम सवाल देखते हैं। The value of tension in a long thin metal wire has been changed from T1 to T2. The lengths of the metal wire at different values of tensions T1 and T2 are L1 and L2 respectively. The actual length of the metal is. सवाल क्या कहता है कि ये मान लीजिए एक ओरिजिनल वायर है, मतलब ये वायर है, इसका ओरिजिनल लेंथ L0 के बराबर है। जब इसके ऊपर टेंशन लगाया जाता है T1 तो इसका लेंथ हो जाता है L1, इसका लेंथ हो जाएगा L1 यदि टेंशन लगाया जाता है T1। अब टेंशन यहां से रिमूव कर देंगे तो ये वापस इसका लेंथ L0 हो जाएगा, ये सब लोग मानते हैं। बिकॉज जब भी हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में लगाते हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसका मतलब वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में है। फोर्स को हटाने के बाद वो अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, उसकी फाइनल लेंथ फोर्स हटाने के बाद L1 नहीं रहेगी, L0 हो जाएगी। तो यहाँ पे कहा जाता है वही चीज कि अब टेंशन जो है उसको बदल के T2 कर दिया जाता है, तो अब वो उसकी लेंथ L0 से बढ़ के हो जाती है, मतलब चेंज होके हो जाती है L2 के बराबर, और टेंशन यहाँ पे T2 के बराबर है। तो पूछा गया है कि बताइए फाइनल जो इसका ओरिजिनल लेंथ है वो कितना रहा होगा, कितना लेंथ था इसका ओरिजिनल। तो मैं एक बात जानता हूं कि फोर्स जो है वो होता है आपके पास YA डेल्टा L डिवाइडेड बाय L के बराबर, ये ओरिजिनल लेंथ है L0। तो इस पूरी सिचुएशन में क्या है, यंग्स मॉडुलस सेम रहा है बिकॉज मटेरियल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसपे फोर्स लगा है वो सेम है, बिकॉज यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि इसका लेटरल एक्सपेंशन है कॉन्ट्रैक्शन, तो ए में भी सेम है, L0 जो है ओरिजिनल लेंथ भी सेम रही है। तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स जो हमने लगाया है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा L के। तो फोर्स T1 हमने लगाया तो लेंथ में चेंज कितना आया था, L1 माइनस L0, और जब फोर्स लगाया हमने T2 तो लेंथ हो जाती है L2 माइनस L0 के बराबर। अब इसको सॉल्व करके हमें L0 की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो T1 L2 माइनस T1 इंटू L0 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहां से T2 L1 माइनस T2 L0। तो L0 वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाइए तो आपको मिल जाएगा T2 माइनस T1 इंटू L0 इज इक्वल टू T2 L1 माइनस T1 L2। तो यहां से L0 की वैल्यू मिल जाती है T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा T2 L1 माइनस T2 L1, या माइनस नीचे से कॉमन ले लेंगे ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपको मिल जाता है। समझ गए? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारे पास है ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन A एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। असर्शन A क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius r about x y axis passing through its plane and z axis which is perpendicular to its plane were found to be ix, iy, iz। ये बेटा डिस्क है, डिस्क के प्लेन में x और y है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं बराबर होते हैं ix is equals to iy is equal to mr square डिवाइडेड बाय डिस्क है तो 4 हो जाएगा। उसके बाद होता है z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज इक्वल टू mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सब लोग ये इस बात जानते हैं। तो कहा गया है कि रेस्पेक्टिव रेडियाई ऑफ गायरेशन अबाउट ऑल थ्री एक्सिस विल बी सेम। तो रेडियस ऑफ जायरेशन है या गायरेशन जो भी आप बोलते हैं, जायरेशन, वो इन तीनों एक्सिस के अबाउट सेम रहने वाली है। तो इसका जवाब है नहीं। रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालते हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आप बराबर कर दीजिए m k स्क्वायर के बराबर। तो k की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ i बाई m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आ रहा है तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी समान नहीं आ सकता है। तो पहला जो असर्शन है मैं कह सकता हूं इसे खारिज कर देता हूं, ये सही नहीं है। रीजन की तरफ बढ़ते हैं। A rigid body making rotational motion has fixed mass and shape। तो रिजिड बॉडी कह दिया है तो जितने कोई भी 2 पॉइंट्स यदि रिजिड बॉडी के ऊपर होंगे उनके बीच का डिस्टेंस समान रहना चाहिए एट ऑल टाइम्स। कुछ भी हो जाए
इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा समान रहना चाहिए। तो सही बात है, उसका मास फिक्स्ड है और शेप फिक्स्ड है। मास यदि फिक्स नहीं रहेगा तो पार्टिकल्स वहां से रिमूव या ऐड हो रहे होंगे तो डिस्टेंस सेम नहीं रहा उनका। तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ऐसा ऑप्शन चूज करते हैं, ए इज नॉट करेक्ट। ये एक ही ऑप्शन आपसे कह रहा है, व्हिच इज ऑप्शन नंबर बी। तो आर करेक्ट होगा, ये यहां से समझ में आ रहा है। वैसे भी देख सकते हैं आर दूसरा ऑप्शन जो है वो सही दिया था, मतलब आर जो रीजन है इसका ठीक है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें, जो 25 जुलाई इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था आपसे। A small block slides down the top of the hemisphere of radius r as shown in figure. The height h at which the block will lose contact with the surface of the sphere is this much meter. Assume that there is no friction between block and the hemisphere. तो कितना एंगल बनाते हुए ये कांटेक्ट छोड़ देगा इस हेमिस्फीयर से, फिक्स्ड हेमिस्फीयर से, ये आपको बताना है। तो ये सवाल आप बहुत बार ही कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, और इसका आंसर भी cos इनवर्स 2/3 आता है। यदि आपको ये याद है रिजल्ट, तो आप डायरेक्ट इस सवाल को अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा बहुत बार निकाल चुके हैं, cos थीटा की वैल्यू 2/3 के बराबर आती है। मैं निकाल के ही बताऊंगा, यदि आपको ये याद है, बहुत सारे लोगों को याद होगा भी, तो cos थीटा की वैल्यू 2/3 आती है। ये cos थीटा इस ट्राइंगल में लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, दिस इज h एंड दिस इज r, तो इसको h/r लिख दीजिए। तो h की वैल्यू आ जाती है आपके पास 2r/3, r की वैल्यू 3 है तो 3 से 3 चला गया, आपको आंसर मिल जाता है 2 के बराबर। तो आंसर इसका विद इन 10 सेकंड जो है आपके सामने हाजिर हो जाएगा, यदि आपने प्रैक्टिस ऐसे इस सवाल की, इस पर्टिकुलर सवाल की होगी। और ये सवाल बहुत ज्यादा कॉमन है, ये सदियों से जो है, सदियों तो पता नहीं, लेकिन 10 साल से मैं कह सकता हूं, 10 साल पहले ये सवाल था। 10 साल पहले ये सवाल था, सवाल तब भी किया था, इसको करवाते भी हैं, हर क्लास में करवाया होगा ये सवाल जिसमें ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। सवाल आपने प्रैक्टिस किया होगा, ये सेकंडों में आंसर आ जाएगा। आप करते हैं इसका प्रॉपर तरीका कि कैसे ये सवाल सॉल्व किया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं एंगल थीटा पर जो इसका कांटेक्ट है लूज हो जाता है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है। इसका जो पाथ है यहां से लेके यहां तक मैं कह सकता हूं सर्कुलर मोशन है, यहां तक तो सर्कुलर मोशन है एटलीस्ट। इस पॉइंट पे कह सकता हूं कि सर्कुलर मोशन है इसका पाथ। तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है mg का कंपोनेंट, ये mg है, ये एंगल थीटा है, तो mg cos थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है। ये सेंटर है इस सर्कल का, जिस सर्कल में घूमता है इसका सेंटर है ये, तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स mg cos थीटा that has to be equal to mv²/r, mv²/r, m से चला गया m, तो rg cos थीटा का अंडर रूट, आपको यहाँ पे स्पीड मिल जाती है, स्पीड मिल जाती है इस ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट पर जहां पर ये कांटेक्ट लूज कर देता है, अंडर रूट ऑफ rg cos थीटा। और मैं कह सकता हूं कि इसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो ये कैसे निकाल सकते हैं कि ये हाइट जो है h के बराबर दी हुई है और ये जो है आपके पास r माइनस h हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीमेंट आया है mg r माइनस h इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो यहां से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी 2g r माइनस h का अंडर रूट, 2g r माइनस h का अंडर रूट। तो v की जो वैल्यू है उसे आप यहां रख दीजिए, दैट मींस 2g r माइनस h इज इक्वल टू rg cos थीटा। cos थीटा को इस ट्राइंगल से आप लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल से आप cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। cos थीटा इस ट्राइंगल में हो जाएगा दिस बेस व्हिच इज h अपॉन r, सो दिस इज इक्वल्स टू h अपॉन r। तो यहां से rg से rg, r से r गया, g से g गया, आपको मिल जाता है 2r माइनस 2h इज इक्वल टू h। सो 3h आपको मिल जाता है 2r के बराबर, तो h की वैल्यू मिल जाती है 2r/3 के बराबर। r की वैल्यू 3 के बराबर है, so 3 से 3 गया, आपको h की वैल्यू मिल जाती है 2 के बराबर।